Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about aggregate demand and its related components. So let's start with the topic. तो aggregate demand बेटा फाइनल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो सारे ही सेक्टर्स प्लान कर रहे हैं इकोनॉमी में परचेज करने के लिए इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर. ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है. अब एग्रीगेट डिमांड बेसिकली बेटा एक एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेक्टेशन है कि एक ईयर में हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना अमाउंट स्पेंड करने जा रहे हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो जैसा कि 4 सेक्टर्स होते हैं तो उनका एक्सपेंडिचर भी 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है. हाउस होल्ड्स के एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म्स के एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज सिंपली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स. So let's start with them one by one. First one is private final consumption expenditure. तो बेटा टोटल एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड्स करने जा रहे हैं एक ईयर में ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी एक एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है एंड जो भी कंज्यूमर्स की इनकम होगी तो उससे उनकी कंजम्पशन डायरेक्टली रिलेटेड होगी. मोर इनकम मींस मोर कंजम्पशन, वाई हेयर मींस इनकम. सो इन बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा इकोनॉमिक्स का नॉमेनक्लेचर है उसमें इनकम को हम वाई बोलते हैं और कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं. मोर इनकम मींस मोर कंजम्पशन, लेस इनकम मींस लेस कंजम्पशन. एंड इनकम राइट हेयर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम. बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कंज्यूमर के पास बच गई है खर्च करने के लिए फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. तो देयर आर मेनी कंज्यूमर्स हु हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट. मिक्स्ड इनकम हो गई, कहीं पर जॉब कर रहे हैं वहां से सैलरी आ रही है, but they have to pay taxes on it, right? So after paying the taxes, whatsoever income is left with them is called as disposable income. More of it will lead to more of consumption, less income will lead to less consumption in the economy. बेटा ये एक ex ante consumption है, it's not the actual one. ex ante का मतलब होता है planned, not the real one. बेटा इसकी pronunciation ex ante भी कर सकते हो या फिर ex ante भी कर सकते हो, both the pronunciations are totally correct. So it's just planned. That's what I'm trying to tell you कि इसकी इकोनॉमी में एक एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है. ये बेटा एक एक्स आंते फिगर है, इट इज नॉट द एक्चुअल फिगर. एक्चुअल वाले को हम बोलते हैं एक्स पोस्ट. आफ्टर 1 ईयर कितने पैसे लोगों ने एक्चुअली स्पेंड करे ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड्स ने कितने पैसे खर्च करे, वो होती है बेटा एक्स पोस्ट डिमांड. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स आंते कंजम्पशन, राइट. So here we are not talking about the actual one but the planned one. Similarly, firms कितना पैसा खर्च करेंगी 1 year में on their investment needs. They have to add to their stock of their capital goods like plant, machinery, land and such things. They have to add these things in their stock. तो 12th क्लास का जो बेटा आपका सिलेबस है ना उसमें हमने इन्वेस्टमेंट को एज्यूम कर लिया है ऑटोनॉमस. बेसिकली इनकम चाहे इंक्रीज हो इकोनॉमी में, इनकम चाहे डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इज नॉट लिंक्ड विद इनकम फॉर योर 12th क्लास सिंप्लिसिटी. ठीक है, एज इट इज रिटन ओवर हियर, इन्वेस्टमेंट को हम क्या रखेंगे, फिक्स्ड. इट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम इन एनी वे फॉर सिंप्लिसिटी. बट व्हेन यू विल स्टडी इकोनॉमिक्स एंड हायर सब्जेक्ट्स तो आप उसमें बेटा इसको स्टडी करोगे कि मोर ऑफ इनकम विल लेड टू मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. बट इन दिस ईयर you will only have to study about autonomous investment. तो हम इसको फिक्स रखेंगे, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए. You will get to know more about it when we will see the numerical part of this particular chapter. So moving further to the third component, that is government expenditure. Now government has to do expenditure to meet public needs like law and order, health, transport, defense, such things. Then government also has to set up electricity plants and then highways and roads. So you add up these types of expected expenditure of the government and then we will arrive at government expenditure. Just like households and firms, government expenditure is also planned one. And then we also predict how many goods and services we might export this year. Fine. So we have to subtract exports with imports. एक्सपोर्ट से बेटा पता लगता है कि बाकी कंट्रीज में हमारे गुड्स की कितनी डिमांड है. इंपोर्ट से पता लगता है कि हमारे रेजिडेंट्स कितना सामान बाहर से मंगवाने में इंटरेस्टेड है. दोनों को डिफर कर देंगे एंड वी विल अराइव एट नेट एक्सपोर्ट्स. सो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड है क्या? एग्रीगेट डिमांड एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड्स का, फर्म्स का, गवर्नमेंट का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का.
हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, and government is government expenditure, investment expenditure by the firms, and rest of the world ka net exports. So this is the proper equation of aggregate demand. Now this is a very popular theoretical question. So households की expected demand is that one, firms की expected autonomous investment is right here, government का estimated expenditure is right here, देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट्स और हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट करा जाएगा फॉर गेटिंग टू नेट एक्सपोर्ट्स। चारों का सम करके कंट्री की एक एक्सपेक्टेड डिमांड निकल कर आती है। एक बार डिमांड एक्सपेक्ट हो गई कि इतने गुड्स एंड सर्विसेज की होने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोड्यूसर्स फिर गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेंगे इकोनॉमी में, ताकि प्राइस लेवल्स ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। सो दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल, बिकॉज बेटा 12th क्लास के सिलेबस में जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है और जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो 2 सेक्टर मॉडल में चलते हैं। बट अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डिस्कस इट्स components, so you have to explain all the 4 components in that case. Still, if you have any doubt, difficulties in any of the component, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.